अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान। और आज मेरे साथ जो मौजूद हैं शख्सियत, वो आपकी बहुत ही पुरजोर फरमाइशों पे बहुत अरसे से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। और खास तौर पे यहाँ पे जो कतर में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे काफी सारे बैंड्स बने हुए हैं जो कि रॉक पॉप हमारा बहुत ज्यादा पाकिस्तानी पसंद भी करते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। तो आप सब लोगों की फरमाइश पे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिकाल हसन बैंड के मिकाल हसन, गिटारिस्ट, कंपोजर, सॉन्ग राइटर, डायरेक्टर, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। तो हमसे बात करते हैं, वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो हाँ जी। ये अभी जो टोरंटो में आप हैं, अभी टूर के लिए आए हुए हैं या फिर आपकी है रिहाइश वहीं पर है, वहीं रहते हैं आप? हाँ जी, पार्टली माय ब्रदर मूव टू कनाडा लास्ट ईयर। हम्म। तो एक तो उनको मिलना था, लेकिन ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी, आई हैड दिस वेरी बिग फायर जो हम्म। मेरे स्टूडेंट जी में जी, एक आग बिल्कुल लगी। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी लोगों ने उसमें बहुत हेल्प की और बहुत सपोर्ट मिली। लेकिन उसके बाद काफी उसको रीबिल्ड करना एक बड़ा एक शदीद पेनफुल प्रोसेस था मेरे लिए। हम्म। और बाय चांस ये हुआ कि उस टाइम तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरी बैंड के कुछ जो 2-3 एल्बम्स हैं, वो किसी ने वो सारी इकट्ठे एक डिस्कोग्राफी खरीदी सेट। हम्म। और उस बंदे ने मुझे एक मेल लिखी कि आई रियली एंजॉयड द म्यूजिक एंड इट्स अमेजिंग। और देन ही सेड कि आई एम आल्सो अ म्यूजिशियन एंड आई लिव इन टोरंटो एंड आई हम्म। एम अ गिटार प्लेयर। हम्म। So he sent me his music, or and I heard it and it was really good. It was the kind of music I also like. ग्रेट। And he said that if you ever come to Toronto, तो look me up and let's meet. तो हम्म। मैंने उसको कहा कि funnily enough कि मेरा भाई अभी मूव कर रहा है टोरंटो, हम्म। उस वक्त नहीं गया होता मेरा। हम्म। तो उस बंदे से मेरी दोस्ती होगी और उसने फिर मुझे कहा कि whenever तुम आओगे तो म्यूजिशियन तुम्हें मिल जाएंगे टोरंटो। जबरदस्त। So what happened was that जो उसका ग्रुप है वो बेसिकली अब मेरा ग्रुप बन गया है। And we're actually working on something where we're going to have both the groups play as well. We're going to do sets where his group plays his songs and we play our stuff. But obviously अभी टोरंटो में we've had an amazing response. मुझे आते साथ ही आगा खान म्यूजियम वालों ने एक रेजिडेंसी दी to make this band, to build it in Canada. And so we used that residency to create the band that we have right now. And then that band has just played a sold out show at this very nice music venue in Toronto, downtown Toronto में है Lula Lounge. तो उधर हम लोगों ने play किया and it was an amazing experience. बहुत अच्छा लाइनअप की बड़ी अच्छी फील है और बड़ा हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी देर बाद वो एक्साइटमेंट म्यूजिक की जो है ना मैंने फील की, क्योंकि पाकिस्तान में मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा था। अच्छा, तो बिल्कुल हम शुरू तो पाकिस्तान से करेंगे। और पाकिस्तान के मतलब जो सिंगर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, उन्होंने दुनिया में कहीं पर भी गए ना तो उनको एक बड़ी वैल्यू दी जाती है, उनको बड़ा एक समझा जाता है, क्योंकि वाकई मतलब बहुत रिच टैलेंटेड लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में। और हर तरह की आपको वैरायटी भी मिलेगी। जैसे आपने 2000 में अपना जो बैंड है मिकाल हसन बैंड, ये आपने बनाया और इसका जो थीम था उस वक्त रॉक बड़ा पसंद किया जा रहा था, आपका क्लासिकल प्लस सूफी रॉक। आपने जो एक लोगों को जो एक तरह का म्यूजिक दिया, तो वो डेफिनेटली लोगों के दिल में बस गया और उसको बहुत ज्यादा लोग अब तक पसंद करते हैं, अब तक उसको जो है ना इंजॉय करते हैं और बड़ी फरमाइशें आपके म्यूजिक के लिए आ रही होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी मिकाल की किस तरह से ये मिकाल हसन बैंड कैसे आइडिया आया था, क्या हुआ था, मेंबर्स किस तरह से आपको मिलते गए? ये आपने बनाया, डेफिनेटली आपके नाम पर है, तो क्या सिलसिला था इसका ओरिजिन का? ओरिजिन एक्चुअली था कि मैं जब म्यूजिक स्कूल में था, मैं 95 में वापस आया था, तो मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स लिखने शुरू कर दिए थे। और वो इंस्ट्रूमेंटल एल्बम जो थी एक्चुअली मैंने फिर कभी रिलीज नहीं की। उसमें से कुछ सॉन्ग्स मैंने लाइव बजाए, लेकिन रिलीज में कभी नहीं उसको कर पाया। और उस दौरान मुझे एक ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू एक टूर मिला था एक ब्रिटिश मल्टी परकशनिस्ट के साथ। तो सडनली मुझे एक आई वेंट फ्रॉम हैविंग टू, मतलब कि मैं बर्कली से निकला था, आई वाज अ कंपोजिशन मेजर supposed to be at least, and मैंने ये instrumentals लिखे थे and suddenly I got this opportunity to write for someone who plays percussion. So I thought to myself कितना को instrumental music पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई लोग सुनेंगे, इसमें vocals की बहुत जरूरत है हमें।
और फिर मैंने ये अच्छा उस बंदे ने फनली इनफ उसने साउथ इंडियन क्लासिकल में ट्रेनिंग ली उस परकशनिस्ट ने, उसका नाम पीट लॉकेट, एंड आई थॉट दैट ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि कोई अंग्रेज आदमी इतना इंटरेस्टेड है इंडियन क्लासिकल में कि वो उसने साउथ इंडियन क्लासिकल इज इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर इन्वॉल्व्ड देन द नॉर्थ इंडियन क्लासिकल जो हम लोग नॉर्मली सुनते हैं. साउथ इंडियन क्लासिकल इज मोर रिफाइंड and it's really intense. Anyways, this guy had trained in it and उस टूर के लिए मैंने ये फिर वो गाने लिखे जो संपूर्ण की एल्बम बनी. And the first person who worked with me was this friend of mine called Javed Akhtar who plays keyboards. So Javed and I started thinking of the songs that we would write, and one of the first tunes we wrote was actually Late Moon, which was actually the last tune on the first record. तो जिस तरह से लोग उसमें आते गए उस टूर की वजह से, पप्पू साहब आए रूट पे, रियाज अली खान साहब फिर आए, तो ये सारे लोग मैंने ढूंढ के उस बैंड में असेंबल किए और वो टूर हमने पहले किया. वो गाने उस टूर के दौरान लिखे हुए जा रहे थे. अच्छा. और वो गाने इवेंचुअली संपूर्ण वाला एल्बम बना जो लोगों को बहुत पसंद आया. और एक्चुअली फनी चीज ये है कि वो जिस इंसान की आवाज में वो एल्बम रिकॉर्ड हुआ था वो एक्चुअली उस बंदे की आवाज में हम रिलीज उसको कर पाए बिकॉज ही लेफ्ट द बैंड just as we were about to release it, and then Javed Bashir came, and Javed was his nephew, Riaz Ali Khan साहब का nephew. So he came as his uncle left, and the songs that everybody knows are the ones जो जावेद ने गाए हैं, लेकिन actually ये लिखे इसके अंकल के लिए गए थे. तो वो जो अंकल के लिए जो गाने लिखे गए थे ना इसके, उनकी साउंड और फील काफी डिफरेंट है. वो उनको बहुत सूट करते थे उनकी आवाज को. तो you can hear that, you can hear him on this upload that I just did. I found a recording of that tour. वो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप रियाज अली खान साहब को सुन सकते हैं उस पे गाते हैं. ओरिजिनल जो एल्बम था वो वहाँ पे उस टूर में से निकला. अच्छा, तो ये इंस्ट्रूमेंट आपने जो जैसे बात की कि इंस्ट्रूमेंटल्स बाकी मतलब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो उसका बहुत ज्यादा उस वक्त रुझान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी 2000 में जैसे मैंने कहा तो आप लोगों ने जब ये बैंड बनाया तो एक बिल्कुल नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी. उस वक्त कुछ आपकी तरह और भी बैंड्स आए थे, जैसे फ्यूजन था, इसके साथ ही जो फराज अनवर साहब हैं, आप सब लोगों ने बिल्कुल एक डिफरेंट काम पाकिस्तान में किया और उसको पसंद भी लोगों ने किया, इंटरनेशनली भी उसको बहुत ज्यादा पसंद किया. तब आप ये बैंड बना रहे थे, उस वक्त एक्सपेक्टेशंस थी ये वाली कि इतना मतलब लोगों की तरफ से एक रिस्पांस इतना अच्छा आएगा? नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो एक्चुअली उस म्यूजिक में था जो डिफाइन करता है सब कॉन्टिनेंट को, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों हैं. तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा अपने कल्चर में था, उसकी लैंग्वेज, पोएट्री, उसका म्यूजिक. मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं पॉप म्यूजिक करूं या लाइक आई नेवर थॉट अबाउट इट, ऑनेस्टली आई डिडंट. और मुझे ये ज्यादा, इनफैक्ट मैंने म्यूजिक स्कूल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखी थी वो इट वाज नॉट एक्चुअली अबाउट द म्यूजिक दैट टॉट देयर, इट वाज द म्यूजिक दैट टॉट इन पाकिस्तान. कि मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये सीखी थी कि अगर आप कोई ऐसी चीज करने मांगते हो which is going to have some kind of uniqueness or something that represents you, तो वो आपका वो म्यूजिक है जो आपकी जमीन का म्यूजिक, वो आपका ही है, वो और किसी और का नहीं, वो आप लोग ही कर सकते. तो वो चीज मुझे बड़ी हिट की कि यार मैंने सीखा तो एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, मैंने सारी जिंदगी वेस्टर्न म्यूजिक सुना, क्लासिकल का मुझे कुछ भी नहीं पता, अभी भी कुछ नहीं पता मुझे. लेकिन मेरा कान जो था वो आई न्यू कि अगर मैं इफ आई वर्क विद दिस, तो अगर क्लासिकल के साथ मैं काम कर सकता हूँ तो फिर उसके बाद बाकी चीजें करना जो है ना वो काफी रिलेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक के अपने रूल और इसी तरह जैज के भी अपने रूल्स होते हैं, लेकिन है दोनों इम्प्रोवाइजर्स के लिए जबरदस्त आर्ट फॉर्म है. तो अब चक्कर ये होता है कि इम्प्रोवाइजेशन जब आप करते हैं तो जो नॉन म्यूजिकल बंदा होता है, जो एवरेज लिसनर होता है, उसको अक्सर वो फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि वो म्यूजिशियन नहीं होता. लेकिन अगर आप गाने बनाते हैं जिनके अंदर इम्प्रोवाइजेशन होती है तो फिर उस बंदे के लिए एंजॉय करना ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि उसके पास आप एक गाना है जो जिसकी मेलोडी उसको याद है. तो जब आप उस मेलोडी को प्ले करते हैं और फिर उस पे इम्प्रोवाइज करते हैं तो देन दे कैन फॉलो इट मच इजियर, यू नो. So that's how the band came about, that we started writing songs with traditional classical ragas. Normally raga जब आप सुनते हैं तो उसमें song format नहीं होता, सिर्फ improvisation होती है और एक थीम होती है जिसपे वो वापस आते हैं. लेकिन क्लासिकल को गाने के फॉर्म में करना जो है वो इतना इजी काम नहीं है. That's what we did. And then from that I also
sort of got into more qawwali and folk, but उनके लिए मुझे जो साउंड टेम्पलेट है वो थोड़ी सी चेंज करूंगा मैं। तो मेरे लिए सारे ट्रेडिशनल म्यूजिक से, तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं कोई लोग इसको पसंद करें या ना करें पसंद, मुझे था कि मुझे पसंद आना चाहिए, and it should be something that I really enjoy, which I did. So मेरे लिए तो विन विन था कि लोगों को भी पसंद आ गया, बट मेरे ख्याल से उसको बहुत लोगों ने फिर उसको कॉपी किया और सही तरह कॉपी भी नहीं किया। उसकी सबसे ऑब्वियस चीजें कॉपी की, जो उसकी एक्चुअल इनर वर्किंग है उस म्यूजिक की, वो नहीं उन्होंने देखी। उसके ऊपर इमेज है वो, जो इधर कोई क्लासिकल टाइप बंदा को बाबा खड़ा कर दो, इधर ये कर दो। I mean it just became a circus after that. I didn't think it was very good, but I don't have मेरी opinion popular नहीं है, but I think it wasn't fun, like you know, for me. किस एज में आपने ये अंदाजा लगाया था कि आप में ये सलाहियत है और आपने यही कंटिन्यू करना है? और सबसे पहले वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जिसकी तरफ आप गए? गिटार ही था? पियानो था, because my grandmother played piano. So पियानो पढ़ा होता था, and she used to play. She played for quite a long time until she got quite old. But she could play proper classical piano and she could read very fluently. मेरी रीडिंग फारिग थी, बिल्कुल अभी भी फारिग। तो पियानो मैंने I tried to teach myself piano. And पियानो का सीखने का फायदा ये है कि जो म्यूजिक की जो थ्योरी है ना, वो सारी पियानो से कंस्ट्रक्ट हुई है। अगर आप पियानो की बिल्कुल बेसिक्स भी समझ जाओ ना, मतलब बेसिक्स से मुराद है कि एक उंगली लेके इस तरह किया, फिर इस तरह किया, फिर इस तरह रुक के, जिस तरह आज म्यूजिक लोग बनाते हैं कि वो कीपैड पे वो दबाते हैं, फिर वो म्यूजिक थोड़ी सी निकलती, फिर एक और मूव करते हैं, कीबोर्ड भी इसी तरह मैं बजाना शुरू मैंने किया। और I was 11 then. I was 11 when I started. And then I think I stopped playing it, but I used to listen to a lot of music all the time. And then when I was, I think 15, that's when I got my first acoustic. And first I learned how to play like a left-handed, because I'm left-handed. I'm not right-handed. तो मैंने पहले इस तरह सीखा, और फिर 6 महीने बाद मैंने डिसाइड किया कि लेफ्ट हैंडेड गिटार तो मिलने ही नहीं लगा पाकिस्तान में, दुनिया में नहीं मिलते तो यहाँ क्या मिलेंगे। तो देन मैंने उल्टा करके दोबारा राइट हैंडेड सीखा। सो आई काइंड ऑफ लर्नड इट ट्वाइस and then I learned it the normal way, which is the right-handed one. But actually I think this is the left-handed one, because आपका जो strong हाथ होता है वो fingerboard पे होता है, it's not the other hand. So it should actually be called left-handed, but they call it right-handed. हर तरह का आर्टिस्ट है, वो एक्टर है, सिंगर है, पेंट करता है, कुछ भी, तो बेसिकली उसके पीछे एक स्टोरी टेलिंग होती है, वो एक अपनी स्टोरी सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है। तो जब आप म्यूजिक के जरिए अपनी कहानी सुनाते हैं किसी इंस्ट्रूमेंटल के जरिए, तो उसमें डेफिनेटली मतलब कुछ जो सॉन्ग्स आप बनाते हैं, जो म्यूजिक आप बनाते हैं, जो क्रिएट करते हैं, डेफिनेटली उसमें कुछ इमोशंस का इजहार होता होगा। तो वो किस तरह का ये प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ तो मैं उस चीज को नहीं समझ सकती, लेकिन जब वो एक कुछ बना रहे होते हैं, कोई कॉम्पोजिशन होती है, तो उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें स्टोरी होती है, क्या चीज होती है उसके पीछे? सारा ही इमोशंस होता है, लेकिन डिफरेंट किस्म के इमोशंस होते हैं। नॉर्मली जब लोग इमोशंस की बात करते हैं तो वो रोमांटिक गानों का सोच रहे होते हैं या सॉफ्ट गानों का सोच रहे होते हैं कि वो बड़ा इमोशनल है, लेकिन एक्चुअली सारा म्यूजिक इमोशनल होता है। डिपेंड ये करता है कि आप किस इमोशन की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह हमारे बैंड में हमारे पास बड़े ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बड़े सॉफ्ट और बड़े जेंटल से सॉन्ग हैं, क्योंकि उसमें वो फीलिंग जो हम चाह रहे हैं निकालने की, वो एक it's not a loud or a feeling that draws attention to itself by being dynamically loud. वो उल्टी है, वो बिल्कुल soft और understated है, तो it's a different dynamic ही change हो गया उसका। It's sort of like cooking, you know, if you're gonna make soup, so you don't want soup to be, there's no point in it being cold, right? उसको एक certain temperature पे ही ठीक होगा वो। So it's exactly like that you get the right mix of things, and उससे फिर एक आइडिया निकल आता है। फिर आइडियाज क्रिएट करने के भी तरीके होते हैं, like you can put a limitation on your brain, like you can say that okay, I'm going to write something जिसके
पहले 4 bars जो होंगे एक groove होगी, एक rhythm होगी, and that rhythm can be played by any instrument. It doesn't have to be drums. It can be a bass thing. I'll often write. In fact, I remember I wrote Andolan बिल्कुल इस तरह लिखी गई. Like it went like dun, 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 that riff. That's how it happened. But it's just one chord, really. A chord. So if I was to look at it on music, like it would just be like one chord which is held. But it's not, because these other things are happening in that chord. But that's like a little rhythmic idea that happened. And the entire song is that rhythm. If you ever listen to it rhythmically, you'll notice that rhythm. Dun, 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 dun. This rhythm keeps happening again and again and again in that song. So that rhythm gave the idea for the rest of the song. So ये अच्छा example of a song that came out because there was a rhythmic pattern that I chose to work with. But you can change that. You can say like, I'm going to write a song in which I'm not going to play the third note of the chord, just to see what it sounds like. And when you do that, so then you have a whole other option of melody. क्योंकि कुछ राग हैं ऐसे जिसमें third नहीं होता, second होता और fourth होता, third नहीं होता उसमें. इस्तेमाल कौन सा? मतलब मैं, क्योंकि आपने जो पहले काम किया, आपका जो काम है वो आप वोकलिस्ट नहीं है, आप म्यूजिक बनाते हैं, कंपोज करते हैं, एक अपनी आपकी स्टोरी टेलिंग का एक अपना अंदाज है, और मेरे हिसाब से ये टफेस्ट है. मतलब जो आप काम कर रहे हैं, इस आइडिया को क्रिएट करना विदाउट एनी लिरिक्स, और आप कुछ मतलब उस एक बेस रख रहे हैं, वो बहुत मुश्किल काम होता है. दैट्स व्हाई मैंने आपसे ये पूछा कि क्या आपका प्रोसेस होता है. म्यूजिक में वो फीलिंग हो जो अल्फाज में होती है. एग्जैक्टली, या किसी टोन में होती है. हाँ, तो वो वही है कि एक्चुअली जो लोग म्यूजिक नहीं, जिन्होंने स्टडी किया ना, या जिन्होंने म्यूजिक लेट से एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ यंग एज से, उनके लिए ये एक मिस्ट्री रहती है. लेकिन है ये भी एक लैंग्वेज है. इस तरह फारसी एक लैंग्वेज है या उर्दू. नहीं, समझ में जब आप गाते हैं, आपका म्यूजिक प्ले होता है, तो हम उसको फील करते हैं. लेकिन ये जो लैंग्वेज है, एग्जैक्टली, तो वो समझ में नहीं आता कि ये मैसेज कन्वे जो बंदे ने किया है, उसका क्या थॉट प्रोसेस था कि वो मैसेज इतने अच्छे तरीके से दूसरे तक कन्वे हो गया और वो समझ भी रहा है. तो ये मतलब हमेशा वाकई मिस्ट्री ही रहती है हम लोगों के लिए जो कि म्यूजिक नहीं प्ले करते. आप म्यूजिक का एक अजीब एक चीज है, अगर आपका म्यूजिक 20 years तक लास्ट कर जाएगा ना, तो का नॉस्टैल्जिया होगा. और फिर लोग आपको सुनने इसलिए नहीं आते क्योंकि आप अभी कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो आपको नॉस्टैल्जिया वैल्यू के लिए सुनने आते हैं. एग्जैक्टली. तो म्यूजिक की मेमोरी के साथ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है. इस तरह परफ्यूम की भी मेमोरी के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है. लाइक माय डैड यूज्ड टू वेयर दिस पर्टिकुलर आफ्टरशेव, और वो अभी भी मैं कभी अगर मुझे स्मेल उसकी आ जाए ना, तो मुझे एकदम उनकी रिकलेक्शन होती है. म्यूजिक का भी होता है कि मैं कभी ऐसा कोई म्यूजिक सुन लूं, like I remember if I hear the Carpenters or if I hear ABBA or the Bee Gees, it takes me back to when I was like maybe 7 years old or 8 years old, because I used to listen to that music then. So, but मेरी life mostly रही, it's been really mostly listening to music and then being around music and then recording that music and then engineering it and then बैंड के लिए भी लिखा और फिर लोगों के साथ भी लिखता रहा. इनफैक्ट रिसेंटली मैंने लिखना छोड़ दिया था, बट आई थिंक आई विल स्टार्ट नाउ दैट आई एम हियर, so I have at least people to write for. अच्छा, अब जो म्यूजिक बन रहा है आपका टोरंटो में, तो इसमें भी हमें वही कल्चर हमारा जो एक साउथ एशियन है वो नजर आएगा ज्यादा, या फिर अब आपका म्यूजिक जॉनरा थोड़ा सा कुछ चेंज होगा? नहीं, वो हम लोगों का अपना तो है. इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट था वो एक कवाली एल्बम था, और वो मैं काफी टाइम उस एल्बम पे मैं आगे पीछे होता रहा. फाइनली जब मैं उसको खत्म करने बैठा तो वो आग आ गई, और आग में बैकअप भी गई एल्बम भी गई. तो फिर मैं दोबारा फिर जीरो से मैंने फिर दोबारा स्टार्टअप मैंने करना है. तो वो एल्बम जो है मैं कोशिश करूंगा कि उसको जरा जल्दी कर, क्योंकि ये सारी चीजें फीलिंग पे आ जाती हैं कि जब आपका दिल नहीं चाहता म्यूजिक करने को, तो फिर आप क्या रिकॉर्ड करोगे, क्या निकालोगे आप, क्या करोगे. लेकिन जब आप इंस्पायर्ड होते हो तो फिर आपको कोई चीज नहीं रोक सकती.
चलो जी मिकाल, थैंक्स अ लॉट, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपके फ्यूचर के लिए अभी जो आप काम कर रहे हैं, जो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, जिन नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो वैसे ही साबित हों जैसे मिकाल हसन बैंड हमने हमेशा से देखा है। जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है, जबरदस्त आपने हम लोगों को म्यूजिक दिया सुनने को, तो हम आपसे फ्यूचर में फिर बिल्कुल वैसे एक्सपेक्ट भी करते हैं। और दूसरा, मैं चाहूंगी कि ये फर्स्ट इंटरव्यू लास्ट ना हो, इसके बाद भी आप हमें टाइम दें। आपके जो अपकमिंग जी जी, प्रोजेक्ट्स हैं वो हम उसको प्रमोट एक जरूर हम लोग करना आपके लिए चाहेंगे। लाइव सेशन कर देंगे, जी बिल्कुल जी। इधर ही हम करेंगे। तो बिकॉज वो मैंने आपको बताया था कि वो जो यहाँ के जो अब लोग हैं उनको भी आप लोग सुने, जरूरी है कि बिल्कुल उनको भी सुनना चाहिए। और बिल्कुल। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि मैंने एक म्यूजिक सीरीज लॉन्च की थी रिवायत के नाम से। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें बहुत सारे वो आउटस्टैंडिंग लोग हैं जिनको चांस नहीं मिल रहा, और हम इनफैक्ट हम ऑडिशंस ओपन कर रहे हैं नेक्स्ट उसके सीजन के लिए, जिसपे बेसिकली हम वी जस्ट फाइंड टैलेंटेड पीपल जो कि ट्रेडिशनल म्यूजिक करते हैं, जिनको शायद हम लोग नहीं सुन पा रहे, क्योंकि अब वो चैनल्स चले गए हैं। पीटीवी एक जमाने में बड़ा अच्छा फोक म्यूजिक का प्रोग्राम होता था, क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम होता था, वो लोग चले गए हैं, वो प्रोड्यूसर्स चले गए हैं, वो होस्ट चले गए हैं। तो अब और कौन उनके लिए सोचेगा, कौन करेगा? तो मैंने ये प्रोग्राम खास इसलिए बनाया था कि जिधर भी कोई टैलेंटेड ट्रेडिशनल देसी आर्टिस्ट हो, उसके लिए हम लोग स्टूडियो भी उसके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उनके लिए कोलैबोरेशंस भी ढूंढेंगे। और फिर कुछ केसेस में फॉर एग्जांपल आपको एक बड़ा अच्छा कव्वाली आर्टिस्ट मिलता है, आप उसके रीमिक्स भी करवा सकते हैं, आप उसको डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैं एक आदमी हूँ, और अगर मैं इन सब के लिए कर सकता हूँ, तो आप ये सोचेंगे जो बाकी लोग बैठे हैं इतने पैसे हैं ये नहीं कर सकते, इनको क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं करते? क्या हो जाएगा? अच्छा म्यूजिक ही निकल आएगा। बात वही है ना, एहसास की होती है ये बात। तो बिल्कुल आप जब एहसास भी की बात। एग्जैक्टली तो जब भी आप लॉन्च करेंगे रिवायत को, और आप जो आपका प्लान है वो प्लीज हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बहुत मैं बिल्कुल प्राउड फील करूंगी, रिवायत का ऑनर्ड फील करूंगी कि आप अगर हमें टाइम दें और हम रिवायत का इसको प्रमोट कर सकें। एक सीजन हमने ऑलरेडी कर दिया जी लॉन्च। जी जी जी। मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, अपने व्यूअर्स को जरूर कहिएगा कि उसको जरूर सुनिएगा उस प्रोग्राम को, क्योंकि उस पे बड़े बड़े अच्छे यंगस्टर लोग भी हैं। एक 17 ओल्ड लड़की है, बहुत अमेजिंग गाती है, समर इकबाल की नीस है वो, उसका भाई, वो दोनों गाते हैं। फिर कुछ बड़े जबरदस्त कव्वाली आर्टिस्ट हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर्स हैं। तो इतना अच्छा म्यूजिक अभी भी बज रहा है। लेकिन वही पहली वाली जो बात आ गई कि टैलेंट है, उसको किस तरह लोगों की तरफ हम लाएं। लोग तो सुनने को तैयार होते हैं, उनको दिखाएं आप तो सुनेंगे, उनको पता चलेगा। चलिए मिकाल, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत एक लंबे अरसे से मैं आपको जो है चाह रही थी अप्रोच करना, तो लेकिन वो हर चीज का एक वक्त लिखा होता है। हमारी आज बात होनी थी, आज बात हो रही है, हाँ और जी, इंशाल्लाह ताला अब आज होती बात। रहेगी। जी, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। सॉरी अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी हो जो जरा कह लें लोगों को पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगती होगी, क्योंकि मैं बड़ा इन सम वेज मैं बड़ा सीधा साधा सा हूं। जो मेरे दिल में होती बात मैं मुंह पे कह देता हूँ, उसके अंदर रखने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, आप बड़े इन सम वेज तो नहीं कहूंगी मैं, आप बड़ी एक प्योर सोल है, और मुझे हमेशा आपको परफॉर्म करते हुए भी ऐसे ही महसूस हुआ, आज आपसे बात करते हुए भी ऐसे ही महसूस हुआ। जो होता है वही आपके दिल से निकलता है, और ये हाँ जी, एक बड़ी क्वालिटी है। इस क्वालिटी को जो है ना आपको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इसमें ऐसी कोई बात आपने नहीं की जो कि किसी को भी बुरी लगेगी, मुझे नहीं लगता। तो इंशाल्लाह ताला बस इसी तरह से दिल से आप काम कुछ लोगों को कीजिए, दिल बहुत से बुरी बात करें। कुछ लोगों को बहुत बुरी लगेंगी मेरी बातें, लेकिन कोई नहीं, कोई उन्होंने नहीं। पैसे काफी बना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। चलिए विकास, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, बाय बाय।